सॉलिड पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट्स, मैथमेटिकल मेथड, उसके बाद में आपको साउंड चैप्टर्स, ग्रेविटेशन, और आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पहला लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। साथ में जिन बच्चों को लॉग टेबल नहीं आता है ना, बहुत ही खतरनाक लॉग टेबल के मैंने लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, तो वो भी जाके देखो ताकि आपका लॉग टेबल में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो चलो आज के वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सॉलिड क्या होती है। फ्लूइड भी पढ़ना है भैया 12th में, ठीक है ना, बाद में कुछ आधा पार्ट बाद में है। तो आज हम लोग बात करने वाले एक्चुअल में नहीं कि भैया पुराने सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12th में एक इलास्टिसिटी नाम का चैप्टर था, वही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, वही कंटेंट है यार। ग्रेविटेशन भी 12th में था, अभी 11th में आ गया। मतलब कुछ नहीं, ऐसा खाओ पेट में जाना चाहिए, बस यही करना है उनका। तो चलो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या सही में कॉन्सेप्ट होंगे, सीईटी, नीट, जेडब्ल्यू, कोई भी एग्जाम को हम लोग इस सवाल से हल कर सकते हैं। ऐसे सवाल मैं बना के दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोगों ने, आपको पता है कि एक रिजिड बॉडी होती है, जैसे कि रोटेशन मोशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिजिड बॉडी होती है, मतलब ठोस, उसके मॉलिक्यूल्स सख्त होते, ना हिलते ना डुलते, अपने जगह पे खड़े होते भैया, उसको हम लोग सॉलिड चीज बोलते हैं एक्चुअल में। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने एटम्स है या ग्रुप्स ऑफ एटम्स है, हम लोग सॉलिड बनाते हैं, पता है ना, सॉलिड बनती है कोई चीज, और वह सख्त होती है, अपने मॉलिक्यूल अपने ही जगह पे रहते हैं, ना हिलते ना डुलते, ना आगे जाते ना पीछे, ना दाएं ना ऊपर ना कहीं। तो ऐसे चीजों को हम लोग सॉलिड कहते हैं। सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या सही में ऐसा सॉलिड होता है क्या भैया? हम लोग ने क्या जो डिफाइन बनाते हैं ना, वो परफेक्टली लिए बनाते हैं, लेकिन दुनिया में कोई चीज ऐसी परफेक्टली नहीं होती। मतलब मैं भी बोलूं खुद को कि मैं रोज 4 AM को उठता हूं भैया, लेकिन हो सकता है ना 4:01 को उठ सकता हूं, 4:02 हो सकता है, इधर उधर 1 मिनट हो सकता है। वैसे कोई भी परफेक्टली सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। मतलब क्या बोलना चाहते हो सर? वही तो बोलना चाहते हो भैया कि हम लोग है ना, जैसे कि कोई सॉलिड सब्जेक्ट है या कोई सॉलिड एक आधा ऑब्जेक्ट ले लिया और उसको कंप्रेस करो, ऐसे दबा दो, सब तरफ से ऐसे पावर लगाओ, सब तरफ से लगाओ। एक बात बोलूं, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट होते हैं। सर हमको तो दिखाई नहीं था भैया, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो बहुत छोटे हैं मॉलिक्यूल्स और वो दिखते नहीं है आंखों से, ठीक है ना बॉस। जैसे कि मैंने बोला कि धूपकाले में है ना, जो ग्रिल होती, जो विंडो की ग्रिल, पता है ना, रॉड होते, वो एक्सपांड होते, पता है आप लोगों को, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं, लेकिन दिखते हैं क्या? नहीं। ऐसे फिजिक्स में बहुत सारी चीजें है, होती है, लेकिन दिखते नहीं है। सही बोल रहा हूं ना? ऐसा होता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसी चीजें होगी कि हम लोग ने कि किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे दबा दो तो उसके ने कहा अंदर वाले जो मॉलिक्यूल, लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा नहीं तो भी लो टेम्परेचर पे इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट होते हैं, झुम 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 झुम, दिखते नहीं लेकिन होते हैं। बात को समझो, होते हैं ऐसे। तो ऐसे बच्चों हम लोग एक फोर्स पढ़ेंगे सबसे पहले और इसकी डिफाइन भी देखेंगे, ठीक है। डिफॉर्मिंग या डिफॉर्म फोर्स बोल सकते हैं या डिफॉर्मिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिफॉर्मिंग ही बोलेंगे। चलो आपके बुक से डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है भैया? नाम से ही पता लग रहा है कि डिफॉर्मिंग, फॉर्मेशन समझते हैं, फॉर्मेशन करना, तैयार करना, और किसी चीज को फॉर्मेशन करना बोलते हैं हम लोग, तैयार। और इसके नाम में ही ऐसा कुछ लिखा है, डी मतलब उसके अपोज में फॉर्मेशन करना है, और उस फॉर्मेशन करने के बाद उसको डी करना है ना। ऐसा कोई जो फोर्स होगा उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे उसको? डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जो फोर्स लगाने से कोई ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो जाए, उसके डायमेंशन चेंज हो जाए, इसी को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। जैसे कि मार्कर दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मेशन किया है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा दूं तो देखो इसका फॉर्मेशन चेंज होगा। जो बनाया था मार्कर उसको ऐसे खींचू तो वो लेंथ उसकी बढ़ेगी, ऐसी। बात को समझो, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलना है। बात को समझो भैया, मतलब चेंज द शेप एंड साइज, क्या बोल सकते हैं हम लोग आपके बुक्स के हिसाब से? चेंज द शेप
एंड साइज, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं इसके, द चेंज द शेप एंड साइज और बोथ ऑफ बॉडी, और बोथ ऑफ बॉडी मतलब दोनों भी चेंज हो, शेप और साइज दोनों भी चेंज हो ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। किसके कारण, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स के कारण, इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम लोग, डीफॉर्मिंग फोर्स। मतलब जिस फोर्स लगाने से, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाने से इस मार्कर की मैं लेंथ, इसके शेप, साइज सब कुछ चेंज कर सकता हूं, ऐसे फोर्स को हम डीफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। बात को समझो, जैसे कि मेरा हाथ है, मेरे हाथ को मैंने ऐसे खींच लिया तो देखो मेरा हाथ का शेप और साइज चेंज हो रहा है, क्योंकि भैया मैं इसको खींच रहा हूं ना, देखो ऐसे। वो हाथ को फॉर्मेशन किया था भगवान ने, है ना, सबको भगवान ने बनाया ऐसे बोलते हैं, या नेचर, जो भगवान के नहीं मानते वो नेचर ने बनाया, ऐसे तो बोल सकते हैं। तो हम लोग इस हाथ को भैया मैं पकड़ के ऐसा खींच रहा हूं, देखो जुम, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो देखो डीफॉर्मेशन, इसका शेप और साइज चेंज कर दिया मैंने, इसी को हम लोग डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। फिर वो हो सकता है कि लेंथ चेंज हो जाए, हो सकता है कि आपका साइज चेंज हो जाए, हो सकता है कि उसकी शेप चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। ऐसे फोर्स को हम लोग डीफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, डीफॉर्मिंग फोर्स कह सकते हैं। कोई टेंशन है, ओके। अब होता क्या है भैया, हम लोग और कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक, ये पढ़ने वाले हैं। इसमें कोई शक है, जो चीज बनी है उसका शेप और साइज बिगाड़ दो। मेरा मुंह है, मुंह के ऊपर एक जोर से मारना है तो मेरा शेप और साइज चेंज होगा भैया, इसी को हम लोग डीफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। गॉट इट। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसके बाद में आप लोगों को, जैसे कि रबर दे दिया, एक रबर है और इस रबर के ऊपर हमने फोर्स लगाया, ये देखो ये फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, तो इसकी लेंथ चेंज होगी कि नहीं। इसकी जो लेंथ है भैया पहले इतनी थी, अब ये लेंथ हो गई, देखो, और इसका डायमीटर भी कम होता है ना, देखो लेंथ चेंज हो गई। पहले थी सर 10 सेंटीमीटर, अब हो गई 15 सेंटीमीटर। बोल सकते हैं कि नहीं। जैसे कि कोई बॉल है, बॉल समझते हो ना, बॉल के ऊपर जैसे कि आप वॉलीबॉल फुटबॉल खेलते होंगे ना आप लोग, इसको दबा दो, पहले इतना था अब छोटा बन गया। क्यों भैया, आपने इसके ऊपर लगाया फोर्स, तो इसका डिफॉर्मेशन हो गया। या कोई बुक्स है आपके पास ऐसी, इस बुक को भी देखो, ऊपर से ये फिक्स लेयर है आपकी, ठीक है, बुक्स को ऐसा पकड़ के, मतलब देखो ये फिक्स लेयर है, इसको मैंने देखो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, देखो ये फिक्स साइज है, लेकिन ये तो इधर गया है ना, समझे ना, ये ऐसा था ऐसा चला गया, तो इसका शेप और साइज भी चेंज हो गया। तो कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में देखो, अब देखो जैसे कि ये रबर है, रबर को ऐसा खींचा था मैंने, कुछ देरी के बाद मैंने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद भैया वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है क्या, ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ रहा है क्या, ध्यान देना है आप लोगों को। तो अगर ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आता है और इंस्टेंटली आता है, तब उसको इलास्टिसिटी कहना है। तो इसकी डिफाइन देखने वाले पहले समझ लो, बात को समझो मुझे क्या बोलना है, ठीक है। एक्चुअली रबर है ना, ये इलास्टिक मटेरियल नहीं है, रबर ये इलास्टोमर है, रबर ये इलास्टिक मटेरियल नहीं है भैया, बता दूंगा, सब चीजें क्लियर होंगी चैप्टर में। जो अभी ऊपर से बता रहा हूं उसको डिटेल में पढ़ना है, बात को समझो, इसको नोट डाउन करो अच्छी तरह से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप तो ये इलास्टिसिटी समझ में आ रहा है आपको। वो अगर रिमूव फोर्स करने के बाद ओरिजिनल शेप और साइज या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आना, इसी को हम लोग कहते हैं। और क्या है पता है बच्चों, हर बॉडी वो चाहती है कि अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमाइज करे और इक्विलिब्रियम पे पार्टिकल्स रहे। कैसे 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 इक्विलिब्रियम पे पार्टिकल रहना चाहता है। मतलब जैसे कि कोई पार्टिकल से एक यहां मॉलिक्यूल से एक यहां, ठीक है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है आपके, ठीक है, सख्त मॉलिक्यूल्स है। इसको है ना, ये नहीं कहा ना, बहुत नजदीक भी नहीं जाना चाहते, बहुत दूर भी नहीं जाना चाहते। मतलब एक बात बता रहा हूं, दो मॉलिक्यूल के अंदर अगर 1 मिलीमीटर अंतर हो, कितना 1 मिलीमीटर अंतर हो, तो उसको दबा भी दोगे ना तो वो चाहता है कि अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना चाहती है।
मॉलिक्यूल का एक नेचर है भैया, ठीक है ना। जैसे कि मेरा नेचर है, मैं रोज रात को मेरे घर पे आऊं। मैं चाहता हूं कि मैं रोज रात में अपने अपने घर पे आके खाना पीना सोना है, बस चाहता हूं कि नहीं। हर आदमी चाहता है अपने अपने घरों में 4 दिन 8 दिन 15 दिन 1 महीना बाहर रह सकता, बाद में बोर होता है यार आदमी। वैसे ये भी मॉलिक्यूल्स, इसको इधर लेके जाओगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कंडीशन पे रहना चाहता है। अगर इस मॉलिक्यूल को इधर भी खींचू ना तो भी चाहता है कि अपने इक्विलिब्रियम, कौन सी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहता है। एक बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। मतलब मॉलिक्यूल ना तो नजदीक जाना चाहता है इस मॉलिक्यूल से, ना दूर जाना चाहता है। बात समझो, ना नजदीक आना चाहता है ना दूर जाना चाहता है। 1 मिलीमीटर इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, स्टेबल हो, तब वो 1 मिलीमीटर अंतर पे हो, मिलीमीटर अंतर पे, तो वही रहना चाहता है वो हमेशा। मिली से माइक्रो बोलो क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ना, माइक्रो को अच्छा लगेगा। बात को समझो, तो इसके कहेंगे हम इलास्टिक। और प्लास्टिक बोले तो क्या, कोई चीज को, जैसे कि इस मार्कर को तोड़ दो, क्या वो रिगेन्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है? क्या नहीं आएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा भैया, वापस अपनी जगह पे नहीं आ सकता है। ऐसे को प्लास्टिक कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहेंगे। देखने वाले इसकी भी डिफाइन पहले नोट डाउन करें। इलास्टिसिटी मतलब क्या, जैसे कि किसी चीज पे मैंने फोर्स लगाने से उसका शेप और साइज चेंज होना चाहिए, और उसको फोर्स रिमूव करो, छोड़ दो, तो वो चीज अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहिए और तुरंत आना चाहिए। नहीं तो सर आज मैंने उसको खींचा था, 1 महीने के बाद मैंने देखा सर अपनी पोजीशन पे आ रही, ऐसी चीज को इलास्टिक नहीं बोलते। तुरंत मतलब जैसे ही आप ब्लेड, सेविंग ब्लेड होती है पता है ना, उसको ऐसे करो, देखो तुरंत अपनी जगह पे आ जाती है, आती है ना। या कोई स्टील का रॉड पकड़ लो और उसको ऐसे वाइब्रेट करो, देखो शेप और साइज चेंज कर दो, जुम 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 अपनी जगह पे आ जाता है। तो वो हो गया हमारा इलास्टिसिटी। मतलब अपने कॉन्फ़िगरेशन में आने में बहुत जल्दबाजी करे, बहुत जल्दी आए, बहुत क्विक सेकंड में आना चाहिए अपनी जगह पे, ऐसे चीजों को हम लोग इलास्टिसिटी कहेंगे। और कोई चीज पे फोर्स लगाने के बाद, उसका फोर्स रिमूव करने के बाद वो अपने पोजीशन पे आता ही नहीं है, इसको प्लास्टिसिटी कहेंगे। तो इसकी क्या डिफाइन है, तो हम लोग ये जैसे कि 6 नंबर का चैप्टर है, 6.1 पॉइंट था, हम 6.2 में बात करने वाली, इसको नोट डाउन करना है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इसकी जो डिफाइन है, इलास्टिसिटी क्या होती है और प्लास्टिसिटी क्या होती है। एक बात बताता हूं बच्चों, सिंपल सी बात है, आपके बुक्स में जो डिफाइंस है उसके हिसाब से तो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ लॉजिकली कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना बहुत जरूरी होते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट है, क्या चीज है, जैसे कि हम लोग जो इलास्टिसिटी जो पढ़ रहे हैं, इसकी जो बुक्स में डिफाइन दी है, डिफाइन क्या है कि कोई भी चीज के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर उसका शेप और साइज चेंज होता है, शेप और साइज चेंज होता है, तो उसका फोर्स रिमूव कर दो, छोड़ दो। जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़ा मैंने, खींचा, ऐसे पकड़ के ऐसा खींच रहा हूं, तो इसका शेप और साइज चेंज हो गया। जैसे ही मैंने छोड़ दिया तो वो अपने ओरिजिन पोजीशन पे आ रहा है। वो जो स्प्रिंग है अपनी पोजीशन पे आएगा कि नहीं है, रिमूव फोर्स करने के बाद अपने पोजीशन पे आती है, तो उसको प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। और इसी प्रॉपर्टी जिस चीज में है उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। एक्चुअल में डिफाइन यही है आपके बुक्स में, देखो, इफ अ बॉडी regains his original shape and size after removal of deforming force, जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था उसको रिमूव करने के बाद वो अपनी जगह पे आना चाहिए। जैसे कि एक तो स्प्रिंग को खींच सकते हो या उसको दबा भी सकते हो, लेकिन स्प्रिंग को दबा दिया तो देखो ऐसे वाइब्रेट होके ऐसे आएगी, जूम। बात को समझ में आ रहा है? जैसे कि कोई रबर की चीज है, उसको दबा दो ऐसे, तो ये ऐसे, या रबर को ऐसे खींचो तो रबर अपने जगह पे आता है। मतलब आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स के बाद वो चीज अपनी जगह पे आना चाहिए, जो ओरिजिनल पोजीशन उसके जगह पे आना चाहिए। इसको हमने कहा है इलास्टिक बॉडी, और इस प्रॉपर्टीज को हम इलास्टिसिटी कह रहे हैं। लेकिन रुक जाओ, मैं आप लोगों को 2 एग्जांपल देता हूं। एक देता हूं भैया रबर, और दूसरा है मेरे पास स्टील, कॉपर, जो भी देना, ठीक है। तो इसमें से मुझे बताओ इसके हिसाब से कि इलास्टिक कौन होगा। तो सभी लोगों को ये डिफाइन के अलोंग लगेगा कि सर रबर ये इलास्टिक है, स्टील नहीं है। लगेगा कि नहीं लगेगा? सिंपल सी बात है यार, मैं भी अगर मैं अनपढ़ होता गवार होता तो मैं भी बोलता रबर इलास्टिक है भैया, स्टील कैसे हो सकता है?
क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगा, उसका शेप साइज चेंज हो गई, छोड़ दिया तो अपने पोजीशन पे आ गया। लेकिन एक बात बोलूं, एक्चुअल में इसकी डिफाइन बनना चाहिए थी इलास्टिसिटी की, ये भी डिफाइन होगी और एक होगी द टेंडेंसी ऑफ बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी ड्यू टू द अपोज एनी चेंज, एनी चेंज शेप और साइज चेंज करने में जो चीज अपोज करे ना, उसको एक्चुअली इलास्टिसिटी बोलना चाहिए। वो ही परफेक्टली इलास्टिक की बॉडी की डिफाइन हो सकती है एज पर माय व्यू। आप बोलेंगे सर कैसे, मुझे बताओ। आपके मालूमात के लिए परफेक्ट इलास्टिक मतलब इलास्टिक का एग्जांपल स्टील होता है, स्टील। ये रॉन्ग है, एक्चुअली इलास्टोमर है, बाद में पढ़ने वाले। स्टील क्या है, ये उसका शेप और साइज चेंज करने में बहुत अपोज करता है। देखो उसको, स्टील को कोई भी एक रॉड पकड़ो, कुछ भी, उसको खींच लो, देखो उसको शेप और साइज चेंज करने में क्या करेंगे, अपोज करेंगे। हम लोग खींच नहीं सकते भैया उसको, रबर जैसे ऐसे ऐसे पकड़ के खींच सकते क्या, नहीं खींच सकते। लेकिन जो ऐसी चीज करे, अपोज करे, ऐसे मतलब अपोज करे उसके शेप और साइज चेंज करने में, उसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। तो स्टील एक खतरनाक एग्जांपल है। और दूसरी देखो, जैसे कि स्टील का एक रॉड ले लो या छोटी सी पतली सी प्लेट लेना, जो कि मैंने बोला था सेविंग ब्लेड होती है, उसको स्टील की होती है ना, ऐसे करो, स्टील की बने वाली हो तो, है ना, लोखंड की भी होती, तो उसको ऐसे कर दो, वाइब्रेट के और तुरंत अपने ओरिजिन पोजीशन पे आने के लिए तैयार रहेगी। सही है कि नहीं? तो वो अपने पोजीशन पे आने के, अपने कॉन्फ़िगरेशन पे आने के लिए जो तुरंत आ जाए, जल्दबाजी में आ जाए, उसको आने के लिए बहुत तरसे हो अपने ओरिजिन पोजीशन पे, ऐसे चीज को हम कहेंगे इलास्टिसिटी। इसकी परफेक्टली इलास्टिसिटी की वही डिफाइन है। देखो, इफ अ बॉडी रिगेन्स हिज ओरिजिनल शेप एंड साइज, सही है, लेकिन कंप्लीटली जिस पोजीशन पे, देखो रबर क्या होता है पता है आपको, धीमे धीमे कुछ दिनों के बाद देखो रबर की साइज बढ़ती रही। पहले इतना रबर रहे, अपने खींचा, बाद में देखो पहले 10 सेंटीमीटर आता, बाद में 11, बाद में 15, बाद में 20, ऐसे करते करते वो रबर टूट जाता कुछ दिनों के बाद, लेकिन स्टील नहीं टूटता भैया। अरे रबर की जो आप लोग लाते हो ना मार्केट से, पहले देखो रबर की साइज बहुत कम होती है, बाद में धीमे धीमे उसकी बढ़ती है। तो इसीलिए वो कंप्लीटली अपने ओरिजिन पोजीशन पे आता है क्या? नहीं। वो क्यों नहीं आता, बाद में बात करने वाले। और इंस्टेंट आना चाहिए अपॉन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स पे जल्दबाजी में आना चाहिए, अपने फोर्स मतलब अपने पोजीशन पे कंप्लीटली रिगेन्स हिज ओरिजिनल पोजीशन, लेकिन कंप्लीट आना चाहिए। कुछ चीजें ना बढ़ती है, बात को समझ में आ रही है? बात समझना आना चाहिए आप लोगों को कि जो रबर है, रबर धीमे 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 बढ़ता 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 बहुत बढ़ता, लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती कि अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। ओरिजिन पोजीशन कंप्लीटली आना चाहिए और इंस्टेंट आना चाहिए, जल्दबाजी में, उसको परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे। प्लास्टिसिटी, ये परफेक्टली इलास्टिक, सॉरी, प्लास्टिसिटी क्या है? कोई चीज के ऊपर फोर्स लगाने से भैया उसका शेप साइज तो चेंज होता है, लेकिन भैया दोबारा अपने पोजीशन पे आती नहीं वो चीज, ऐसे को प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि मड़ पता है ना, है ना? अरे खेती में पानी आ गया, बारिश आ गई तो मड़ तैयार होता है, उसको चिखल कहते हैं, है ना? तो उस पे जाओ, है ना, और वो भी बहुत गीला नहीं, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, मतलब थोड़ा ऐसा सॉलिडनेस होना चाहिए उसमें, कुछ उसमें लिक्विडनेस बहुत ज्यादा होता है मड़ में भी, है ना, तो सॉलिडनेस होना चाहिए। तो देखो उससे हम लोग ने क्या, ऐसे पैर रखो अंदर, ऐसे पैर रखो, तो पैर निकालने से पैर जैसी वहां पे जगह दिखे, हाथ लगा दो हाथ जैसी जगह दिखे देती है, मतलब ओरिजिन पोजीशन पे आ नहीं पाता है, मतलब उसका शेप और साइज तो चेंज होगा, मेरे हाथ जैसा बनेगा। अगर मड़ है उसको अंदर हाथ डालो तो मड़ जैसी चीज दिखाई देगा, पैर डालो तो पैर जैसे दिखाई देगा, वहां पे सिक्का दिखता है ना हमारे को। तो ये जो चीज है भैया, उसको इलास्टिसिटी, इसका एग्जांपल मड़ का। इसका भैया रबर का एग्जांपल देते हैं, लेकिन ये परफेक्टली रबर नहीं होता है, इसलिए स्टील, कॉपर ये एग्जांपल दे सकते हो। इसमें मड़, क्लाई का एग्जांपल दे सकते हो, पुट्टी का एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। मतलब जिस चीज पे फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका शेप और साइज चेंज हो जाए, बट आफ्टर रिमूवल फोर्स के बाद वो अपनी जगह पे नहीं आ सकता। जैसे कि चेयर पे 2 लात मार दो, प्लास्टिक चेयर पता है ना, तो चेयर टूटने के बाद भैया दोबारा वापस नहीं आती है। बात का समझ में आ रही है ना? जो चेयर होती है ना प्लास्टिक की, वो दोबारा अपनी जगह पे आती है क्या? नहीं आती, उसको प्लास्टिक कहना है। कोई शक है भैया?
इस चीजों में मैंने मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी तरह से कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजों के जो एग्जाम्पल आपके बुक्स में दिए वाले हैं आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में हम लोग देखने वाले ट्रेस एंड स्ट्रेन। हाँ, परफेक्टली प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। क्या डिफाइन तैयार करोगे? इफ बॉडी, देखो यही, डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक है। कैसे? कंप्लीटली, दोबारा बिल्कुल वापस नहीं आना चाहिए। ऐसी चीजों को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक प्लास्टिसिटी कह सकते हैं, ठीक है। जो चीज अपने जगह पे आना चाहेगी उसको कहना है इलास्टिक, जो अपने पोजीशन पे नहीं आना चाहती है ऐसे को प्लास्टिक कहना है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है हम लोग अब डिटेल में देखेंगे, तो नोट डाउन करें। इंपॉर्टेंट डिफाइन से भैया ये अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ना हम लोग, ट्रेस और स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंस है। इलास्टिक प्रॉपर्टी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंस है, एक ट्रेस और स्ट्रेन। इलास्टिक बॉडी रही तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या है दोनों चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ने डीफॉर्मिंग फोर्स समझे, तो डीफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करने वाला एक फोर्स आज जन्म लेना है वाला है भैया, एक इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। तो क्या है क्या नहीं है हम लोग बात करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे एक रॉड है, कोई भी चीज है ऐसे, ठीक है, और इस पे मैंने लगा दिया फोर्स। अब यहां पे आपको पता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, इस क्रॉस सेक्शन में है यहां पे ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स है, इस पे कुछ मॉलिक्यूल्स है। जैसे अपने फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स, और इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण हम लोग इसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे, कि जो फोर्स के कारण उसका शेप और साइज चेंज होने वाला है। बात समझ में आ रही है? जब जैसे ही फोर्स यहां पे लगाने के बाद, मैंने आपको बताया था भैया ये दो मॉलिक्यूल्स है, ये दो मॉलिक्यूल का एक डिस्टेंस फिक्स हो चुका है अभी सॉलिड बनने के लिए। ये बहुत कम होता है, इतना दूर नहीं होता है। मैं तो आपको माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहा हूं, मतलब बहुत छोटी चीज पढ़ा रहा हूं जो कि हम लोग आंखों से देख नहीं पाएंगे। अब देखो क्या होने वाला है, ये ना ये पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज है, और इसलिए आपने अपनी जगह पे खड़े लोग हैं। जैसे कि मैंने उसके ऊपर इधर फोर्स लगाऊंगा, वो चाहता है कि मेरी खुद के पोजीशन पे खड़ा रहूं, ना दूर जाऊं ना नजदीक आऊं। तो ऐसे टाइम पे नहीं, क्या ये चाहेगा यार मैं इधर फोर्स लगाऊं, क्योंकि इधर किसी को कोई खींच रहा है उसको, तो ये बोलेगा मैं इधर फोर्स लगाऊंगा। वैसे ही भैया ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स आप लोगों ने लगाने के कारण इसका डिफॉर्मेशन हो रहा है। तब एक फोर्स लगेगी भैया इधर इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इधर इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इस मॉलिक्यूल, इसी को कहेंगे हम लोग एक इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, इसका नाम क्या दे रहा है हम लोग? इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। मतलब ये इंटरनल फोर्स है, अंदर एक तैयार हो जाएगी। ट्रेस मतलब क्या है? एक अंदर एक फोर्स तैयार होगी कि वो चाहता है कि अपने पोजीशन पे खड़ा रहूं, रेस्ट पे। जो चीज जैसे कि मैंने आप लोगों को मेरी चमड़ी का एग्जांपल दिया था, बराबर है, इसको मैंने खींचा, ऐसे खींचा तो वो क्या चाह रही है, देखो मेरी ये जो स्किन है ये कह रही कि नहीं मैं मेरे खुद के जगह पे रहना चाहती हूं, तो इसलिए देखो मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं आपके तरफ, वैसे वैसे वो इधर फोर्स लग रहा है। देखो मेरा फोर्स कहां है भैया? इधर। तो ये फोर्स किधर लगेगा? इसके अपोजिट में। मतलब मेरा जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, उस फोर्स से जो अंदर एक फोर्स तैयार होगी, उस फोर्स का नाम होगा इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, या रेस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं आप लोग। तो ये इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंस है। इसी के कारण अगर ये बॉडी इलास्टिक हो तो, लेकिन कब भैया? ये बॉडी इलास्टिक है तो, इलास्टिक बॉडी है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, है ना। मतलब ये चाहेगी कि मैं मेरे खुद के जगह पे रहूं। अगर किसी ने कहा है कि चलो ये कह दिया सर अपने, अब मैं कहूंगा कि इसको अंदर दबा दो। जैसे अंदर मैंने क्या बोला कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इस मॉलिक्यूल के पहले क्या है, ये मॉलिक्यूल को मैं इधर दबा रहा हूं तो इसका दूर जाने का चांस था, ये मॉलिक्यूल अपने जगह से दूर जा रहा था। मतलब इसका दोनों का डिस्टेंस पहले था, समझो एक एग्जांपल माइक्रोमीटर, तो ये चाहता है कि 1.5 माइक्रोमीटर हो रहा था, तब ये बचाने की कोशिश करेगा। आप क्या कर रहा हूं, उसका जो डिस्टेंस है वो कम करना चाहता हूं। ये तो ना कम भी होने देते ना बढ़ाने भी देते। आई विल रिपीट, अपना डिस्टेंस जो है भैया वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहते हैं। मतलब 1 माइक्रोमीटर है तो 1 माइक्रोमीटर ही रखना चाहते हैं, ना कम चाहते हैं डिस्टेंस ना ज्यादा, ना कम चाहते हैं ना ज्यादा। तो मैं क्या कर रहा था, पहले ज्यादा कर रहा था तो इधर फोर्स लगेगा। अब मैं इसका डिस्टेंस जो है भैया वो इसको दबा रहा हूं, इसको दबा रहा हूं, तो इसका डिस्टेंस कम करना चाहता हूं,
तो भी ये सेटिस्फेक्शन नहीं करेंगे, वो बोलेंगे भैया बहुत भीड़ में नहीं रहना चाहते हम। तो क्या करेंगे भैया, ये फोर्स इधर लगेगा, ये इधर फोर्स लगेगा, इसके अपोज में इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। मतलब मैं मेरे हाथ को ऐसे दबा दूं या मेरे गाल को ऐसे दबा दूं ना, तो मेरा शरीर चाहता है कि नहीं, अपोज करेगा, मतलब रेस्ट पे रहना चाहता है। जो मेरा अभी शरीर है वो रेस्ट पोजीशन पे है। ये बात समझ में आती होगी, ठीक है। तो बढ़ना है भैया। तो ट्रेस क्या है सर, इसी के हिसाब से अगर हम लोग डिफाइन बनाएंगे तो ट्रेस है एक इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, और ये इस एरिया पे लगेगा फोर्स। ये जो एरिया है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। देखो, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इंपॉर्टेंस वर्ड है, रेस्टोरिंग फोर्स भी इंपॉर्टेंस वर्ड है भैया। मतलब मैं इसकी डिफाइन जो बना रहा हूं वो ये है, ट्रेस इज इक्वल टू इसका इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय, क्या लिखूं, एरिया। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है। मतलब ट्रेस की शॉर्टकट में डिफाइन ऐसे भी लिख सकते हैं। इस फोर्स का नाम पता होना चाहिए, कौन सा फोर्स है, इंटरनल रेस्टोरिंग। कुछ लोग डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। एक्चुअली गलत होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा भैया गलत, क्योंकि भैया जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, उतना ही इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। मतलब जितना इधर खींचोगे उतने मॉलिक्यूल्स इधर खींचेंगे, इधर इसके अपोज में। मतलब मैं खींचूंगा इधर, मेरे मॉलिक्यूल्स इधर खींचेंगे, ठीक है। तो इसके कारण डिफॉर्मिंग फोर्स भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम। इसका ऐसा यूनिट देखो, क्वेश्चन होता है डिफाइन द ट्रेस, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। क्वेश्चंस लिख दूं, लिख देता हूं। देखो क्वेश्चंस नंबर 1 क्या है, डिफाइन ट्रेस, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। यह सवाल बनता है भैया आपके लिए, ठीक है, यह सवाल है। चलो हमने डिफाइन लिखी है, ओके सर। यूनिट लिखो, यस यूनिट लिखेंगे। देखो सबको पता है फोर्स गिनते हैं न्यूटन में और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। इसके डायमेंशन निकालना है ट्रेस के, तो कैसे निकालेंगे, न्यूटन के डायमेंशन हमेशा दुआ में याद रखना। देखो m1 L1 T-2, क्योंकि भैया ये साइंटिस्ट का नाम है और साइंटिस्ट के नाम के डायमेंशन याद होना चाहिए। दो बस, फिजिक्स में 2 साइंटिस्ट नाम याद रख दो, बाकी कोई भी साइंटिस्ट के नाम के डायमेंशन लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ, मैंने पहले चैप्टर में बता दिया था। अरे भैया देखो मास सेम है, लेंथ बढ़ गई, क्योंकि ये बड़े मियाँ है ना, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, इसलिए लेंथ बढ़ी है, समझे। तो न्यूटन के डायमेंशन है m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय, ये लेंथ है, मीटर मतलब लेंथ, तो L2 है। ये m का m नहीं लिखना, m इज द मास। डायमेंशन में m मास होता है और यूनिट में m मतलब मीटर होता है। तो क्या करूं भैया, m1 ये L1, ये ऊपर जाने के बाद -2 होगा भैया। अरे पावर जो भी हो इसके अपोज में बन जाती है, और ये T-2, तो क्या बनेगी यहां पे m1 L-1 T-2, समझे। तो ये हो गया सवाल आपका डिफाइन, 1 मार्क, यूनिट लिखा आधा मार्क, डायमेंशन आधा, तो हो गए 2 मार्क का सवाल बन जाता है। क्या सवाल है, डिफाइन द ट्रेस, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। समझे भैया, मेरे ख्याल से सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते होंगे यहां पे, ठीक है, ओके। बढ़ना आगे, दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को सभी को। चलो नेक्स्ट सवाल होगा भैया, ट्रेस की जगह पे स्ट्रेन। देखो ट्रेस की जगह पे एक स्ट्रेन का सवाल आएगा, बस। डिफाइन द स्ट्रेन, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो ये सवाल बनने वाला है, देखते हैं क्या है। तो इसका जो डिफाइन होगी, देखो ट्रेस की देखिए हमने, ये इलास्टिक में होती है, अब देखेंगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस और स्ट्रेन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहां पे देखो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। एक्चुअली हम लोगों को भी पता है कि एक डिफॉर्मिंग और इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। चलो हम लोग स्ट्रेन की बात करने वाले, आप उसको छोड़ दो। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन मतलब भैया चेंजिंग डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। जो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं ना, जैसे कि रबर को, किसी चीज को, देखो बताऊंगा पहले, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशनल इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन। दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं है, ओके। चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन,
कितना सिंपल है भैया। चेंज डायमेंशन, देखो चेंज डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब डायमेंशन मतलब क्या सर? तो जैसे कि मैंने एक रॉड ले लिया, रॉड को अगर खींचोगे तो उसकी लेंथ चेंज होगी। देखो लेंथ चेंज होगी, कहां से सर? ये यल। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? यल थी। ओरिजिनल लेंथ यल। हो सकता है बॉल, हो सकता है बॉल, पहला बॉल था, बॉल के ऊपर हमने ऐसा प्रेशर दे दिया तो वो बॉल छोटा बन गया भैया। देखो इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, या किसी का एरिया भी चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। मतलब शेप, साइज, उसकी लेंथ, वॉल्यूम कुछ भी चेंज हो सकता है। तो इसी को स्ट्रेन कहते हैं, चेंज इन। तो सेम हो गया, जैसे कि वॉल्यूम चेंज हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल, किसी की लेंथ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। तो इसका यूनिट मीटर हो गया, मीटर कैंसल। इसका किसी ने कहा मीटर क्यूब कैंसल। तो इसका ना तो यूनिट है ना डायमेंशन है, नो यूनिट। क्या लिखोगे यहाँ पे? नो यूनिट। या डायमेंशन लेस क्वांटिटी, अरे यूनिट ही नहीं तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी लिख सकते आप लोग, बस हो गया। देखो डिफाइन का 1 मार्क, इसका आधा मार्क और इसका आधा मार्क, 2 मार्क के लिए सवाल है। दिखाई दे रहा है? बहुत सिंपल सा सवाल था ये, कोई हार्ड नहीं है। चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, बस। कोई भी फिर वॉल्यूम हो सकता है, लेंथ हो सकती है ना, मतलब डायमेंशन कुछ भी हो सकता है भैया, ठीक है। तो वो चेंज होना चाहिए, लेकिन सेम क्वांटिटी के यूनिट सेम होंगे, सेम यूनिट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सेम यूनिट, तो कैंसिल होगी, तो नो यूनिट। यूनिट ही नहीं तो डायमेंशन नहीं होगा। तो ये थे भैया आज के लिए आपके लिए इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक, डिफॉर्मेशन, फोर्स, उसके बाद में ट्रेस। इसके टाइप जो है कल इसके ऊपर स्पेशल लेक्चर आएगा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। बहुत मजा आने वाला अगले लेक्चर में। तब तक शेयर करना, लाइक करना, और नहीं तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना यार। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते। आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल से, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है।